हेलो दोस्तों, सॉल्यूशन बाय पीजे में आप सबका स्वागत है। आज एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए पॉलिटी मैराथन सेशन लेके आ गई हूँ, जो कि पॉलिटी मैराथन सेशन का कौन सा पार्ट है, तो तीसरा पार्ट है। इसके पहले भी आपके पॉलिटी के टॉप प्रश्नों का कलेक्शन लेके मैराथन करवाया जा चुका है, तो आप लोग दोनों वीडियो भी देख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आज पॉलिटी मैराथन 3 में पहले प्रश्न की ओर। संविधान संशोधन कितने प्रकार से होता है? तो आ गया संविधान संशोधन से संबंधित प्रश्न। तो जानते हैं पॉइंट बाय पॉइंट कि क्या और पूछ सकता है। तो सबसे पहला कि संविधान संशोधन जो प्रक्रिया है ये किस भाग में इसका वर्णन है? तो ये भाग 20 में इसका वर्णन है। किसमें? तो भाग 20 में। वही अनुच्छेद की बात कर ले कि किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, तो अनुच्छेद 368 में। और क्या जान सकते हैं, यही संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है भारतीय संविधान में? तो ये ली गई है कहाँ से? तो दक्षिण अफ्रीका से। तो ये तीन पॉइंट हुए जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। और क्या इसमें पूछा क्या गया है कि संविधान संशोधन कितने प्रकार से होता है? तो ये होता है कितने प्रकार से? तो 3 प्रकार से। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। वही 3 प्रकार में कौन कौन आ जाएंगे? तो पहला होता है साधारण बहुमत द्वारा। किसके द्वारा? संविधान संशोधन जो होता है वो पहला होता है साधारण बहुमत द्वारा। दूसरा प्रकार कौन सा होता है? तो दूसरा प्रकार होता है विशेष बहुमत द्वारा। किसके द्वारा? तो विशेष बहुमत द्वारा। वही बात करेंगे कि तीसरा में क्या हो जाता है। तीसरा किस प्रकार से होता है? तो विशेष बहुमत एवं आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडल से स्वीकृति के द्वारा। किससे? तो विधानमंडल से स्वीकृति द्वारा। तो ये 3 प्रकार से होते हैं और आपको बता दिए कि कौन कौन प्रकार से संविधान संशोधन होता है। तो ये सब ध्यान रखिएगा और साथ ही साथ आप लोग खुद भी नोट्स तैयार करते जाइएगा। और एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो ये सब सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट श्रेणी में आ जाते हैं, इसीलिए ऐसे प्रश्नों का ही कलेक्शन लाया जाता है। रहा बात संविधान का, तो आपको चैप्टर वाइज एकदम बेसिक रूप से संडे स्पेशल में करवाया गया है। संविधान से संबंधित जितने प्रश्न बनते हैं सारे करवाए गए हैं, तो आप लोग वहां जाके वीडियो देखा कीजिए। अब यहाँ आपसे संविधान सभा की पहली बैठक का डेट पूछ लिया गया। तो सबसे पहले जानते हैं कि किस मिशन के तहत संविधान सभा का क्या हुआ था? गठन हुआ था। ये पूछा जाता है। तो कैबिनेट मिशन के तहत। किस मिशन के तहत? तो कैबिनेट मिशन के तहत क्या हुआ था? संविधान सभा का गठन हुआ था। और पहली बैठक की बात करें जो कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 में। और यहाँ डेट से संबंधित प्रश्न है कि जो कि इम्पोर्टेंट सारे डेट ईस्वी हैं, तो सबका जान लेते हैं। जैसे कि 13 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था? तो क्या हुआ था? भारतीय संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ था। उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। और कौन प्रस्तुत किए थे? तो ये कौन किए थे? जवाहरलाल नेहरू जी। तो ये भी पूछ दिया जाता है कि उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किसके द्वारा किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और कब किया गया था? तो 13 दिसंबर 1946 को। वही 22 जनवरी 1947 को जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था वो क्या हो गया था? स्वीकृत हो गया था। क्या हो गया था? तो स्वीकृत हो गया था। कब? तो 22 जनवरी 1947 को। वही बात करें 26 नवंबर 1949 से क्या है इम्पोर्टेंट चीज?
तो इससे यही है कि इस दिन क्या हुआ था, संविधान को अंगीकृत किया गया था। अगर आपसे पूछे कि संविधान अंगीकृत कब हुआ था, तो 26 नवंबर 1949। और एक डेट ध्यान रख सकते हैं कि 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, तो संविधान लागू हुआ था। ये दोनों डेट में काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो बस ध्यान रखना है कि जब आपसे अंगीकृत पूछेगा तो 26 नवंबर 1949, लेकिन लागू कब हुआ, तो 26 जनवरी 1950। तो चलिए बढ़ते हैं अब तीसरे प्रश्न की ओर। भारत में केंद्र राज्य के बीच वित्तीय संबंध किसकी संस्तुति से निर्धारित होते हैं? तो जो किसकी संस्तुति से निर्धारित होते हैं, तो ये होते हैं वित्त आयोग की। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब जानते हैं वित्त आयोग से संबंधित प्रश्न, और आपको हम बार बार रिपीट भी करवाते रहते हैं क्वेश्चन, ताकि ऐसे प्रश्नों में तो आप लोग बिल्कुल गलती ना करें, जो कि इम्पोर्टेंट है। तो जब बात पूछेगा कि वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में वर्णन है इसका गठन का, तो अनुच्छेद क्या हो जाएगा, 280। ठीक। और क्या इसका कार्यकाल पूछ ले कि वित्त आयोग का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो कितने वर्षों का, तो 5 वर्ष का। वही बात कर दे कि भारत में केंद्र राज्य के बीच में वित्तीय संबंध को लेके या वित्तीय चीजों का विवाद लेके निपटारा कौन करता है, तो वो भी वित्त आयोग ही करता है। ठीक। और क्या होता है बात करें तो वित्त आयोग में इसमें क्या होता है, वित्त आयोग के अध्यक्ष के अलावा ये क्वेश्चन भी पूछ देता है कि अध्यक्ष के अतिरिक्त कुल और कितने अन्य सदस्य होते हैं, तो कुल और जो अन्य सदस्य होते हैं वो कितने होते हैं, तो 4 अन्य सदस्य होते हैं। तो ये पॉइंट यहाँ पर ध्यान में जरूर रखिएगा कि इसके अध्यक्ष के अतिरिक्त कुल 4 अन्य सदस्य और होते हैं। और वही अगर आपसे प्रश्न पूछ दे कि भारत में प्रथम वित्त आयोग का गठन कब हुआ था, भारत में प्रथम वित्त आयोग का गठन कब हुआ था, प्रथम वित्त आयोग का गठन कब हुआ था, तो कब हुआ था, 1951 में हुआ था। और भारत के प्रथम वित्त आयोग अध्यक्ष कौन थे, बात कर लेगा कि भारत के प्रथम वित्त आयोग अध्यक्ष कौन थे, इनका नाम पूछा जाता है, तो कौन थे, केसी नियोगी जी। कौन, तो केसी नियोगी। ये सब पॉइंट थे किससे, वित्त आयोग से संबंधित। तो आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर, जो कि क्या है, भारत सरकार का सर्वप्रथम विधि अधिकारी कौन होता है। तो ये प्रश्न भी है हमारे इम्पोर्टेंट। तो जो सर्वप्रथम विधि अधिकारी होता है वो कौन होता है, महान्यायवादी। ये लीजिए ऑप्शन में महान्यायवादी है ही नहीं, कोई बात नहीं, टाइपिंग मिस्टेक हो गया होगा। ऑप्शन ए में कर लीजिए किसको, महान्यायवादी को, महान्यायवादी को। ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्या हमारा राइट आंसर, महान्यायवादी। अब महान्यायवादी से संबंधित प्रश्न और क्या बन सकते हैं जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो कौन करता है, तो राष्ट्रपति। ठीक। महान्यायवादी की बात करें तो जो नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, तो वो नियुक्ति का वर्णन किस अनुच्छेद में है महान्यायवादी का, तो वो किस में है, तो अनुच्छेद 76 में इसकी नियुक्ति का वर्णन है। और महान्यायवादी ही होता है जो कि संसद का सदस्य नहीं भी होता है, फिर मतलब कि संसद का सदस्य कहिए या फिर मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं भी होता है, फिर भी संसद की कार्यवाही में क्या करता है, भाग ले सकता है। तो आपसे अगर ऐसे भी प्रश्न पूछ दे कि कौन सा है जो सदस्य संसद का सदस्य ना होने पर भी संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है, तो वो कौन हो जाएगा, महान्यायवादी ही होगा। और जो महान्यायवादी का कार्यकाल होता है, यानी कि महान्यायवादी का जो कार्यकाल होता है, ये राष्ट्रपति की इच्छानुसार होता है, यानी कि जब राष्ट्रपति चाहेंगे इनको हटा सकते हैं, तो इनका कार्यकाल राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार। तो ये सब पॉइंट आप महान्यायवादी में
ध्यान रख सकते हैं, जो कि भारत सरकार का सर्वप्रथम क्या होते हैं, विधि अधिकारी होते हैं। ठीक, अब बढ़ते हैं 5वें प्रश्न पे। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो इस क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ आपसे पूछा गया है मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो मंत्रिपरिषद जो होता है वो संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तब आंसर हमारा क्या हो जाएगा, लोकसभा। और ये इस चीज में बहुत लोग गलती करते हैं, तो इसको ध्यान में एकदम रखिएगा कि जब सामूहिक रूप से पूछेगा तब लोकसभा, और जब सिर्फ मंत्रिपरिषद पूछे तो संसद के प्रति। उसी तरह मंत्रिपरिषद का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 74 में है क्या मंत्रिपरिषद का वर्णन। मंत्रिपरिषद में शामिल कौन कौन से होते हैं? तो कैबिनेट स्तर के मंत्री, या और कौन, राज्य स्तर के मंत्री। हो सकता है आपको मिलान करने में दे दे, कथन में दे दे कि इनमें से कौन शामिल है होते हैं, कौन नहीं होते। राज्य स्तर के मंत्री और उप मंत्री, ये सब मंत्रिपरिषद में क्या होते हैं, शामिल होते हैं। तो ये सब छोटा छोटा पॉइंट आपको ध्यान में रखना होगा। और बार बार बोल रहे हैं कि आप लोग साथ ही साथ लिखते जाइए खुद भी, ताकि आपके पास एक अच्छा क्वेश्चन का कलेक्शन का नोट्स तैयार हो जाए और रिवीजन करने में आसानी हो। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की, जो कि आ गया है मिलान कर देने वाला। अनुच्छेद 352 में पूछ लिया गया है, क्या है? तो अनुच्छेद 352 में हो जाता है राष्ट्रीय आपात। कौन सा आपात? तो राष्ट्रीय आपात, जो कि अभी तक भारत में कितने बार लग चुका है? तो 3 बार। वही बात करेंगे अनुच्छेद 356 की, जो कि किससे संबंधित है? तो राष्ट्रपति शासन से। और ये अब तक कितनी बार लग चुका है, आप लोग बताइएगा, क्योंकि हम आप लोग को बहुत बार बता चुके हैं। वही रहा अनुच्छेद 360 का, जो कि वित्तीय आपात से संबंधित है, जो कि भारत में एक बार भी अभी तक नहीं लगा है। तो ये सब छोटा छोटा ही पॉइंट है, लेकिन इम्पोर्टेंट है, तो ये सब ध्यान में रख लीजिएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे करते हैं बात। तो 7 में क्या है? प्रथम प्रधानमंत्री जिनकी कार्यकाल के दौरान हत्या की गई। तो जो ऐसा कौन सा प्रथम प्रधानमंत्री है भारत का जिनका कार्यकाल के दौरान हत्या हो गया, यही पूछ रहा है प्रश्न। तो ये कौन सी प्रधानमंत्री? तो इंदिरा गांधी, जो कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री भी थी। तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। और इनकी ही कार्यकाल के दौरान क्या कर दी गई थी? हत्या कर दी गई थी। उसी तरह जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। इनकी ही बेटी इंदिरा गांधी थी। तो भारत के प्रथम पीएम जिनकी मृत्यु पदा अवधि के दौरान ही हो गई थी। पदा अवधि के दौरान ही हो गई थी। तो प्रश्न आपसे कैसे पूछ सकता है कि ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे भारत के जिनकी मृत्यु पदावधि के दौरान हो गई थी? तो जवाहरलाल नेहरू। वही अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात कर लें तो ये क्या थे? एक बार 1996 में जब ये प्रधानमंत्री बने थे तो मात्र 17 दिन तक ही। तो ये पूछ देता है कि सबसे छोटा कार्यकाल किस प्रधानमंत्री का रह चुका है? तो ये अटल बिहारी वाजपेयी जी का, जो कि 17 दिन के लिए बने थे और 1996 की ये बात है। जबकि ये तो 3 बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं, लेकिन ये सबसे छोटा कार्यकाल इनका था जो 17 दिन का था। वही राजीव गांधी जी की बात कर लें तो ये सबसे कम उम्र के पीएम थे, यानी कि प्रधानमंत्री थे सबसे भारत में सबसे कम उम्र के पीएम, यानी प्राइम मिनिस्टर, आप लोग समझ जाइएगा शॉर्ट में। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8। व्हाइट हाउस भवन किस देश के राष्ट्रपति का राष्ट्राध्यक्ष स्थल है? यानी जहाँ से वो बैठ के क्या करते हैं? शासन करते हैं। यही आपसे उनका भवन का नाम पूछा गया है,
कौन सा भवन का राष्ट्रपति कौन स्थल से करते हैं और उसका नाम क्या है उस भवन का, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ तो व्हाइट हाउस भवन नाम दिया हुआ है, यानी कि इस भवन में कहाँ के राष्ट्रपति हैं जो शासन करते हैं, तो ये कहाँ के, तो अमेरिका के। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी कि व्हाइट हाउस भवन में अमेरिका के राष्ट्रपति क्या करते हैं, राष्ट्राध्यक्ष करते हैं या फिर शासन करते हैं। और ये अमेरिका का कहाँ, तो वाशिंगटन डीसी में, वाशिंगटन डीसी में। अगर पूछ लिया अमेरिका का स्थल में कौन सा, तो वाशिंगटन डीसी में। उसी तरह भारत के राष्ट्रपति कहाँ बैठ के भाई, तो भारत के राष्ट्रपति राष्ट्रपति भवन में, जो कि है कहाँ, तो नई दिल्ली में। स्थल तो नई दिल्ली हो जाएगा। उसी तरह पाकिस्तान का राष्ट्रपति किस भवन में, तो ऐवाने ए सदर। अगर भवन का नाम पूछ ले तो ऐवाने ए सदन भवन, और किस स्थल पे है, तो इस्लामाबाद। ये सब छोटा छोटा चीज है लेकिन ध्यान में रखना जरूरी है। वहीं ब्रिटेन की बात कर ले तो इनके भवन का क्या नाम हो जाता है, तो 10 डाउनिंग स्ट्रीट। और इनका कौन बैठते हैं, तो प्रधानमंत्री यानी कि पीएम। और कहाँ पड़ेगा स्थल, तो लंदन। तो ये था इससे संबंधित जो भी बताया गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9। भारत में द्वैध शासन की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई थी, तो द्वैध शासन की जो स्थापना हुई थी वो 1919 के अधिनियम में हुई थी। तो ये पॉइंट जरूर ध्यान रखना। और इसमें बस 1-2 पॉइंट ध्यान रख लीजिए कि अगर आपसे पूछ दे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम या फिर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस अधिनियम के तहत हुआ था, तो ये 1919 का अधिनियम के तहत ही। और क्या, तो केंद्र में द्विसदनात्मक क्या विधायिका की व्यवस्था किस अधिनियम के तहत हुई थी, विधायिका की व्यवस्था किस अधिनियम के तहत, तो 1919 का अधिनियम के तहत। बाकी आपको हम पहले भी 1935 का, 1909 का, 1773 का बता चुके हैं, तो आप लोग पिछला वीडियो भी देखा कीजिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 10 पे देखते हैं। 10 में क्या है, केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है, तो केंद्र सरकार का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है, वो होते हैं प्रधानमंत्री। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अब और जानते हैं प्रधानमंत्री से संबंधित प्रश्न। प्रधानमंत्री की बात करें तो इनका नियुक्ति का वर्णन किस अनुच्छेद, तो 75, मतलब कि प्रधानमंत्री पद का वर्णन किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 75। वही प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, तो कौन दिलाता है, राष्ट्रपति। ठीक। और क्या जान सकते हैं, प्रधानमंत्री ही हैं जो क्या होते हैं, नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष। जो योजना आयोग क्या था, नीति आयोग का पूर्ववर्ती। तो नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष भी कौन हो जाते हैं, तो ये हो जाते हैं प्रधानमंत्री ही। और क्या जान सकते हैं, भारत का शासनाध्यक्ष इनको कहा जाता है, किनको, तो प्रधानमंत्री को ही संबोधन के रूप में कहा जाता है भारत का शासनाध्यक्ष। और एक प्रश्न पूछ ले कि किसकी सलाह पर राष्ट्रपति है जो लोकसभा को भंग कर सकता है, तो प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिमंडल के सलाह पे। तो एक पॉइंट यहाँ पर नोट करके लिख सकते हैं कि प्रधानमंत्री व उसका मंत्रिमंडल का सलाह पर ये लीजिए सलाह पर क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं। ठीक।
देखिए यहाँ पर तक तो 10 प्रश्न हमारे हुए समाप्त, और 10 प्रश्न में देख लीजिए आपको कितने सारे और प्रश्नों का कलेक्शन मिल गया और उसके साथ ही सॉल्यूशन भी। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक किया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई भी आपको इससे संबंधित प्रश्न हो, सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कीजिए और पूरा वीडियो देखा कीजिए। 30-40 मिनट का वीडियो आप लोग तो देख ही सकते हैं हंसते हुए। ऐसे कोई चीज़ इंटरटेनमेंट वाला दे दे तो आप लोग एक एक घंटा का वीडियो देख लीजिएगा, और जो चीज़ आपके लिए ज़रूरी है पढ़ाई, तो वो वीडियो 30-40 मिनट तो आप लोग यूं ही देख सकते हैं, तो देखा कीजिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 11। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अभी तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो कितनी बार? तो एक बार। तो ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। वो भी कौन सा? तो 42वां। और कब? तो 1976 में। प्रस्तावना में हमारे देश का नाम क्या क्या वर्णन है? तो भारत और इंडिया के रूप में। भारत और इंडिया के रूप में हमारे देश का नाम वर्णन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। और जो 42वां 1976 में जो सम्मिलित शब्द है वो क्या क्या है, यही सब पूछा जाता है। तो संप्रभुता, अखंडता, पंथ निरपेक्ष, यही पूछ देता है कि सबको कब जोड़ा गया था। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में, जो कि अभी तक एक बार हो चुका है। ठीक है, तो ये सब पॉइंट इसमें ध्यान में रख लीजिएगा। अब बढ़ते हैं 12वें प्रश्न पे। संघ तथा उसका राज्य क्षेत्र भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो भाग ही पूछा गया है आपसे, तो ये किस भाग में है संघ तथा उसका राज्य क्षेत्र? तो भाग 1 में। और बात कर लेगा वही कि भारत के संघ तथा उसका राज्य क्षेत्र किस अनुच्छेद में, कहाँ से कहाँ तक हमको जानना है। तो अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक। और आपको पॉलिटी का जो टॉपिक वाइज सेशन कराया गया उसमें आपको भाग 1, भाग 2, भाग 3 सारा फुल डिटेल्स में पढ़ाया गया है बेसिक रूप से, तो आप लोग उस वीडियो को देखा कीजिए। वही भाग 2 की बात करें कि इसमें किसका वर्णन है, तो नागरिकता का। और अनुच्छेद कहाँ से कहाँ हो जाएगा? तो अनुच्छेद हो जाएगा तो 5 से 11 तक। ये सब सारी चीज़ें उसमें आपको डिटेल से पढ़ाई गई है कि अनुच्छेद 1 में क्या है, 2 में क्या है। बात करेंगे भाग 3 में, तो मूल अधिकार, जो कि अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक? तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। ठीक, चूंकि यहाँ भाग से संबंधित ही प्रश्न था इसलिए सबका जान रहे। भाग 4 में क्या है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन किस भाग में? तो भाग 4 में। और अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक वर्णन है? तो 36 से लेके 51 तक। तो ये सब इम्पोर्टेंट श्रेणी में ही आते हैं, तो आप लोग नोट डाउन करते चलिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो भारत का राष्ट्रीय फूल पूछ लिया गया है, तो जो भारत का राष्ट्रीय फूल है वो कौन सा है? कमल। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। वही अगर आपसे पूछते कि कमल का वैज्ञानिक नाम, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि आपका क्वेश्चन तो यही रहे कि भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है, और ऑप्शन में आपको वैज्ञानिक नाम दे दे, तो आपको पता रहेगा तब ना कि कमल का वैज्ञानिक नाम होता क्या है। तो जो कमल का वैज्ञानिक नाम होता है नेलम्बो नुसिफेरा हो जाता है कमल का वैज्ञानिक नाम। वही गेंदा की बात कर ले तो बिहार का राजकीय फूल पूछ ले। बिहार का राजकीय फूल क्या हो जाएगा? तब हो जाएगा गेंदा। वही बरगद क्या है? तो भारत का क्या है? राष्ट्रीय वृक्ष है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष। आपको तो टोटल हम बता चुके हैं भारत का सारा चीज, कौन चीज क्या होता। तो बरगद का अगर वैज्ञानिक नाम दे दे या फिर पूछ ले तब क्या हो जाएगा? बरगद का वैज्ञानिक नाम तो होता है फाइकस बेंगालिसिस। बस बरगद बेंगालिसिस ऐसे रख सकते हैं। तो फाइकस बंगालेसिस किसका हो जाएगा? बरगद का वैज्ञानिक नाम, जो कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। वही बिहार का राजकीय वृक्ष क्या हो जाएगा? तो पीपल हो जाएगा। बिहार का
राजकीय ब्रिज क्या हो जाएगा, तो पीपल हो जाएगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 14 पे। संघ लोक सेवा आयोग के लिए व्यय का भार कौन वहन करता है? तो देखिए अब आ गया संघ लोक सेवा आयोग के लिए। तो पहले तो जानिए कि संघ लोक सेवा आयोग का ये सब का वर्णन किस अनुच्छेद में आपको मिलेगा, तो अनुच्छेद 315 में मिलता है। अगर संघ लोक सेवा आयोग की बात करें कि इनके अध्यक्ष या सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, सदस्यों या अध्यक्ष का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है, तो कितने वर्ष का होता है, तो 6 वर्ष का होता है। ठीक, और क्या जान सकते हैं, इसमें अधिकतम आयु कितना होता है, अधिकतम आयु जो कि होता है कितना, 65 वर्ष। यही अगर पूछते कि राज्य लोकसभा आयोग के सदस्यों का अधिकतम आयु या फिर अध्यक्ष का आयु तो कितना, तो उसमें 62 वर्ष हो जाएगा। तो जब राज्य रहेगा तो 62 वर्ष और संघ रहेगा तो 65 वर्ष। बस ये चीज को ध्यान में रख लेना। ठीक, और संघ लोक सेवा आयोग के लिए व्यय का भार कौन वहन करता है, तो ये करता है भारत की संचित निधि, उसी से इसका व्यय होता है। और एक पॉइंट यहाँ पे नोट कर सकते, लिख सकते हैं कि यूपीएससी में, यानी कि संघ लोक सेवा आयोग में, यूपीएससी में अध्यक्ष के अलावा, यूपीएससी में अध्यक्ष के अलावा क्या 10 सदस्य और होते हैं, 10 सदस्य और होते हैं। ये पॉइंट ध्यान में रख सकते हैं। अगर यूपीएससी का सदस्य या संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य कोई इस्तीफा देना चाहेगा तो इस्तीफा किसको दे देगा, इस्तीफा राष्ट्रपति को देगा। तो ये सब कुछ कुछ पॉइंट है छोटा छोटा, जिसको आप लोग नोट डाउन करिएगा ताकि कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। अब आइए क्वेश्चन नंबर 15। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री, ये भी तो हम आपको इतना बार रिवाइज करवाए हैं कि इससे आपका क्वेश्चन आंसर छूटना नहीं चाहिए। तो जो स्वतंत्र भारत के यानी कि स्वतंत्रता बाद की बात कर रहा है कि पहले शिक्षा मंत्री कौन, तो अबुल कलाम आजाद। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। उसी तरह स्वतंत्र भारत के पहले विधि मंत्री या कानून मंत्री कौन, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक, सरदार बलदेव सिंह क्या, तो रक्षा मंत्री। रक्षा मंत्री स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री सरदार वल्लभ सिंह, सरदार बलदेव सिंह। डॉक्टर जॉन मथाई कौन, तो स्वतंत्र भारत के पहले रेल एवं परिवहन मंत्री, रेल एवं परिवहन मंत्री। ठीक, चलिए अब बढ़ते हैं 16वें प्रश्न की ओर, जो कि क्या है, भारत में दलीय व्यवस्था किस प्रकार की है। अब देखिए आ गया राजनीतिक दल से संबंधित प्रश्न। तो भारत में जो दलीय व्यवस्था है वो किस प्रकार की है, तो वो है बहुदलीय। तो ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा राइट आंसर। वही भारतीय राजनीतिक दल वर्तमान में कितने हैं, भारतीय राजनीतिक दल टोटल कितने हैं अभी, तो 8। और क्या जान सकते हैं इसमें, एक पॉइंट और ध्यान में रख सकते हैं नोट करके, क्या कि किसी पूछ दे कि किसी राजनैतिक दल को, किसी राजनैतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता कौन देता है, राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता कौन प्रदान करता है। अगर ये क्वेश्चन पूछ दे तो कौन प्रदान करता है, निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग क्या करता है, प्रदान करता है। तो ये पॉइंट बस यहाँ पे नोट करके लिख सकते हैं। आप ही लोग के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है, वरना सिर्फ हम क्वेश्चन आंसर करा के भी मैराथन सेशन में निकल सकते थे, लेकिन आप लोग के लिए हेल्पफुल हो, अच्छे से जब बताया ही जा रहा है तो क्यों ना सारे चीज़ों को अच्छे से बताया जाए। तो आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट लाभ उठाइए, पर हमको भी सपोर्ट कीजिए, क्योंकि हमको भी तो मोटिवेशन मिलना चाहिए ताकि आप लोगों के लिए और क्या बेहतर कर सकते हैं।
चलिए अब प्रश्न आते हैं 17वें की ओर, जो कि है भारत का 26वां राज्य कौन है। सीधा सीधी जानिए कि एक तो नंबर पूछ दिया जाता है कि कैमा राज्य है, और इसका गठन वर्ष पूछ दिया जाता है। अब वर्तमान में कितने राज्य हैं, तो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये तो आपको पता होगा। और भारत का बात करें 26वां राज्य कौन, तो छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ था भारत का 26वां राज्य बनने वाला, जिसका गठन वर्ष क्या है, इसका गठन वर्ष है 1 नवंबर 2000। 1 नवंबर 2000 ईस्वी है गठन वर्ष। उसी तरह झारखंड की बात कर ले, इसका गठन वर्ष क्या है, तो 15 नवंबर 2000। और आपको हम बहुत बार बता चुके हैं, तो आप ही से प्रश्न है कि झारखंड कैमा राज्य है, ये आप लोग को बताना है भारत का। वही मिजोरम की बात करें तो मिजोरम था 23वां राज्य, और इसका गठन वर्ष क्या है, तो गठन वर्ष था 20 फरवरी 1987। ये सब सारे इम्पोर्टेंट डेट इसलिए आपके लिए जरूरी है। वही बात कर ले सिक्किम का, तो सिक्किम का अगर आपसे पूछ ले ये कैमा राज था, तो 22वां। गठन वर्ष पूछ ले क्या, तो 26 अप्रैल 1975। 26 अप्रैल 1975। तो ये हो गया गठन और वर्ष और कैमा राज जो जान गए, और कितने हैं वर्तमान में वो भी जान गए। तो सबसे ज्यादा झारखंड का पूछा गया है और सिक्किम का पूछा गया है, तो ये दोनों का तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ऐसे भूलना तो कुछ भी नहीं है, लेकिन ध्यान क्या करिएगा, कुछ कुछ चीज इग्नोर हो सकता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 18 पे, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है। अब शपथ की जब बात आ गई है, तो राज्यपाल से संबंधित जितने प्रश्न बनते हैं, पहले के मैराथन पॉलिटी वाले में हम आपको बता चुके हैं। तो जो शपथ दिलाता है वो कौन, तो राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ठीक, उसी तरह सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं, ये किसको मतलब कि क्या करते हैं, शपथ दिलाते हैं, तो ये राष्ट्रपति को। अगर आपसे पूछते कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। वही जो राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, तो राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। लेकिन अगर राज्यपाल अपना त्याग पत्र देना चाहे तो वो किसे देता है, तो त्याग पत्र देता है राष्ट्रपति को। ठीक, और बात क्या कर सकते हैं कि क्या बोलता है, हाँ किसका जान सकते हैं, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री को अगर बात कर ले कि शपथ कौन दिलाता है, ऐसे करके शॉर्ट में लिख देते हैं, बाकी आप लोग समझ जाइएगा। प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति। वही प्रधानमंत्री त्याग पत्र अपना किसे देते हैं, तो ये भी किसे देते हैं, तो राष्ट्रपति को। यानी कि प्रधानमंत्री को शपथ भी राष्ट्रपति ही दिलाते हैं, और त्याग पत्र भी प्रधानमंत्री देना चाहेगा तो किसे देगा, किसे देगा, राष्ट्रपति को देगा। तो ये राष्ट्र त्याग पत्र और शपथ से संबंधित प्रश्न थे, तो जान गए जिसका इम्पोर्टेंट था। अब चलिए, हाँ वही अगर राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देना चाहेंगे तब किसको देंगे, तो ये किसको देंगे, उपराष्ट्रपति को। ठीक, अब आइए क्वेश्चन नंबर 19 पे, किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है, जबकि वह एक राज्य की राजकीय भाषा है। तो पहली बात तो भाषा का वर्णन किस अनुच्छेद में, सॉरी अनुसूची में है, तो 8वीं अनुसूची में है। वर्तमान में कितने भाषा का संविधान में जिक्र है, तो 22 भाषा का जिक्र है। ये सब पहले भी बता चुके हैं। और यहाँ आपसे प्रश्न पूछा गया है कि अभी तक संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है, लेकिन एक राज्य की राजकीय भाषा ये भाषा है, वो कौन सी भाषा है, वो है आपका अंग्रेजी भाषा। तो ऑप्शन नंबर डी, जो कि कहाँ, तो नागालैंड राज्य का। नागालैंड राज्य का क्या है, राजकीय भाषा है। यहाँ सरकारी कामकाज राज्य का सबका भाषा क्या है, अंग्रेजी। वही बात कर ले संस्कृत, तो पूछेगा कि उत्तराखंड ने किसे दूसरी राजभाषा का दर्जा दिया, तो संस्कृत को। तो उत्तराखंड ने संस्कृत को क्या किया, दूसरी राजभाषा का, दूसरी राजभाषा का क्या किया है, दर्जा दिया है। ये चीज ध्यान में
रख सकते हैं। हिंदी की बात करें तो ये तो बताने की ज़रूरत नहीं, हमारी मातृभाषा ही हिंदी। तो भारतीय संघ की राजभाषा, भारतीय संघ की राजभाषा क्या हो जाएगी? तो हिंदी। वही देवनागरी की बात कर लें तो भारतीय संघ की लिपि क्या हो जाएगी? भारतीय संघ की लिपि तो ये हो जाएगी देवनागरी। ठीक, चलिए अब बढ़ते हैं विश्व प्रश्न की ओर। राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है? अब राज्य के शासन का जब बात करेंगे वास्तविक अध्यक्ष का तो कौन हो जाता है? तो मुख्यमंत्री। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका राइट आंसर। अगर आपसे पूछ दे कि विधानसभा के प्रति उत्तरदायी कौन होता है? विधान सभा के प्रति उत्तरदायी कौन होता है? तो कौन हो जाएगा? ये भी हो जाएगा मुख्यमंत्री। और क्या जान सकते हैं? बिहार के प्रथम सीएम कौन बने थे? ये तो काफी बार पूछा गया है कि बिहार के प्रथम सीएम कौन थे या चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री। तो ये कौन हो जाएंगे? श्री कृष्ण सिंह, श्री कृष्ण सिंह। ठीक, और क्या जान सकते हैं? अगर आपसे पूछ दे कि मुख्यमंत्री की क्या बोलता है, हाँ, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है या मुख्यमंत्री की नियुक्ति का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेंगे? राज्यपाल। और ये ऐसा ही प्रश्न आ जाता है कि जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा ये किस अनुच्छेद में वर्णन है? तो ये किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 164 में। ये पॉइंट यहाँ पर ध्यान में रख सकते हैं। और क्या जान सकते हैं? अगर आपसे पूछ दे कि राज्यपाल और मंत्री परिषद के बीच कड़ी का कार्य कौन करता है, मतलब इस दोनों के बीच की कड़ी कौन है? तो मुख्यमंत्री। तो आज के लिए मैराथन सेशन में इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा सॉल्यूशन करवाना अच्छा लगता है तो आप लोग इस चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। फिर मिलेंगे किसी और सब्जेक्ट का मैराथन लेके, तो आप लोग पूरा वीडियो देखा कीजिए। चलिए तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, फिर मिलते हैं। थैंक यू।